नमस्कार मित्रों, आप सबका एडवोकेट कपिल श्रीवास्तव के साथ आज की चर्चा में स्वागत है। हमने अभी समझा पिछली चर्चा में कि टेन्योर्स होल्डर्स को किस तरह के अधिकार प्राप्त हैं, चाहे वो भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट है, भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट है और आसामी है। हमने सबसे पहले देखा कि भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट्स को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। उसमें एक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है जिसको राइट टू गेट डिक्लेरेशन कहते हैं। इसको हम हाउ टू चेंज लैंड यूज या घोषणा के अधिकार के तरह से भी देख सकते हैं। सामान्यतः आपने ये सुना होगा ये भाषा की लैंड यूज चेंज की बात या 143 के डिक्लेरेशन की बात। तो 143 जो है यूपी जेडेएलआर एक्ट की वह धारा थी जिसमें यह प्रावधान दिया गया था, जो कि अब यूपी रेवेन्यू कोड 2006 की धारा 80 में दिया गया है। तो अब की दृष्टि से धारा 80 या सेक्शन 80 इंपॉर्टेंट हो गया है, जो 143 जैसा ही प्रावधान करता है। तो चलिए जानते हैं कि ये धारा क्या प्रावधान करती है। लैंड यूज चेंज से क्या मतलब है। एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यूपी जेडे में सामान्यतः जो भूमिधर है वो अपनी भूमि का उपयोग एग्रीकल्चरल या उससे कनेक्टेड पिसीकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग इत्यादि के लिए करता है। तो उसका बेसिक यूज जो है खेती या खेती से रिलेटेड अन्य कार्यों के लिए है। इसी तरह के लैंड का उपयोग अगर वह रेजिडेंशियल या कमर्शियल पर्पस के लिए करने लगता है तब ये कहा जाता है कि उस लैंड का नेचर चेंज हो गया है, अब उसकी प्रकृति बदल गई है, वो उसका नेचर आबादी हो गया है। तो उसी को हम आबादी का डिक्लेरेशन कहते हैं। यह प्रक्रिया जो एक तरह से रेवेन्यू अथॉरिटीज पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि अगर किसी एक टुकड़े को, जैसे एक भूमिधर किसान है, अपने कुछ पार्ट में वो खेती करता है और उसका कुछ एरिया जो है वो रेजिडेंशियल यूज करने लगता है और उसके आसपास के अन्य इलाके भी रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होने लगते हैं। तो रेवेन्यू अथॉरिटीज की एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको वो आबादी डिक्लेयर कर दें। उसके अलावा कोई भूमिधर भी इस तरह का एप्लीकेशन दे के उस इलाके को जहां सुओ मोटो आबादी डिक्लेयर नहीं की गई है उसको आबादी डिक्लेयर करा सकता है। इस धारा में हम ये भी पढ़ेंगे कि इस तरह के डिक्लेरेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और अगर एक बार ये आबादी डिक्लेयर हो गया है तो क्या इसका रिवर्सल हो सकता है। तो इस तरह के सारे जो हमारे प्रश्न हैं उनका उत्तर धारा 80 यूपी रेवेन्यू कोड में मिलता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सेक्शन 80 ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड। इसका हेडिंग जो है वो ये कहता है यूज ऑफ होल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और रेजिडेंशियल पर्पसेस। तो आप अपने होल्डिंग का या भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट उसी को यह अधिकार एक्सक्लूसिवली प्राप्त है। ये अधिकार भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट या आसामी को नहीं प्राप्त है। तो जब भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट अपने होल्डिंग का उपयोग इंडस्ट्रियल, कमर्शियल या रेजिडेंशियल पर्पस के लिए करने लगता है तो धारा 80 के मुताबिक एसडीओ सुओ मोटो या ऐसे किसी भूमिधर के प्रार्थना पत्र पे ये तय करेगा। इसके लिए वो एक इंक्वायरी भी करा सकता है। इंक्वायरी जो होगा वो ऐसे नेचर की होगी जो ऑन द स्पॉट इंक्वायरी होगी और रेवेन्यू इंस्पेक्टर या उसके समकक्ष कोई भी रेवेन्यू अथॉरिटीज ये इंक्वायरी करेगा कि ऑन द स्पॉट क्या पोजीशन है, उस लैंड का यूज किस लिए हो रहा है, क्या एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हो रहा है या उसका यूज चेंज हो गया है, कमर्शियल या रेजिडेंशियल पर्पस के लिए हो रहा है। तो ऐसा अगर यूज चेंज हो गया है तो वो इस आशय की रिपोर्ट एसडीओ को प्रेषित करेगा और इस रिपोर्ट के आधार पे एसडीओ इस तरह का उद्घोषणा कर सकता है कि इस अमुक लैंड की, इस पर्टिकुलर लैंड का यूज चेंज हो गया है, अब उसको आबादी की तरह से माना जा सकता है। तो ये दोनों तरह से अधिकार यूज किए जा सकते हैं। एसडीओ सुओ मोटो भी इसको यूज कर सकता है या भूमिधर के प्रार्थना पत्र पे इसको यूज कर सकता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें ऐड किया गया जो 143 में नहीं था, इसमें इसको एक टाइम बाउंड कर दिया गया कि ऐसे प्रार्थना पत्र के रिसीव होने के 45 दिनों के अंदर एसडीओ को ऐसे प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना पड़ेगा।
ऐसे प्रार्थना पत्र को वो रिजेक्ट भी कर सकता है या अलाउ कर सकता है। अगर रिपोर्ट के आधार पर सारी स्थितियां अनुकूल हुई तो ऐसे प्रार्थना पत्र को वो अलाउ कर सकता है। तो धारा 80 का क्लॉज 1 इस तरह का एक प्रावधान करता है कि इसमें किस तरह से आबादी की घोषणा की जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे कि किन किन परिस्थितियों में एसडीओ इस घोषणा को नहीं करेगा। जैसे कि धारा 80 में ही ये प्रावधान किया गया है कि मात्र अगर कहीं कोई बाउंड्री हुई है तो इस आधार पे ही उसको रेजिडेंशियल नहीं घोषित कर दिया जाएगा। इसका इंटेंशन यह है कि रियल लैंड यूज में परिवर्तन होना चाहिए। ये इंक्वायरी में क्लियर हो जाना चाहिए कि अब इस पर्टिकुलर लैंड पे खेती या उससे कनेक्टेड कोई कार्य नहीं हो रहे हैं। रेजिडेंशियल होने का मतलब है लोग वहां रहते हैं, एक आबादी हो गई है, तभी उस तरह की उद्घोषणा उसमें की जाएगी। तो केवल बाउंड्री वाल जहां पे है वहां ऐसी उद्घोषणा नहीं की जाएगी। उसी तरह से अगर किसी एक पार्टिकुलर लैंड का कोई एक को भूमिधर ही इस तरह का आवेदन देता है और अन्य को भूमिधर जो हैं वो इस तरह का आवेदन नहीं देते हैं, तो ऐसे आवेदनों को भी एसडीओ स्वीकार नहीं करेगा और आबादी की घोषणा से वो इनकार कर सकता है या ऐसे प्रार्थना पत्र को रिजेक्ट कर सकता है। उसके बाद एसडीओ ये भी देखेगा कि ये जो लैंड यूज चेंज हुआ है उसके कारण किसी तरह की पब्लिक सेफ्टी या पब्लिक हेल्थ तो नहीं प्रभावित हो रहा है। तो इस आधार पे भी, पब्लिक सेफ्टी के आधार पे भी वो इस तरह के परमिशन को देने से रिफ्रेन कर सकता है अपने आप को सॉरी, या रिजेक्ट कर सकता है। उसके बाद इसमें एक ये भी प्रावधान है कि इसके लिए एक प्रिस्क्राइब फी होगी जो कि देनी पड़ेगी भूमिधर को अगर वो इस तरह का आवेदन देता है। और इसका प्रावधान जो है नियमावली में किया गया है कि वो सर्किल रेट का 1% हो सकता है सॉरी। उसके बाद हम देखेंगे कि जो इसके रूल्स बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016, इसके रूल 85 से 88 ये प्रावधान करते हैं कि किस तरीके से इसमें डिक्लेरेशन की प्रक्रिया को पूरी की जाएगी। इस डिक्लेरेशन की प्रक्रिया में इसी रूल्स में प्रावधान है कि इसके लिए एसडीओ इंक्वायरी करवा सकता है रेवेन्यू इंस्पेक्टर के समकक्ष किसी अधिकारी से, और वो ऑन द स्पॉट इंक्वायरी करके इसके बारे में अपनी रिपोर्ट देगा कि मौके पे क्या स्थिति है। उसके बाद धारा 80 में एक ये भी प्रावधान है कि जहां पे किसी एक पार्टिकुलर एरिया का डिक्लेरेशन कराना हो और उस एरिया से अलग करके, तो डिमार्केट करके भी एक किसी खास एरिया के, मान लीजिए एक कोई बड़ा एरिया है उसका कोई एक खास एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया को आप अलग करके भी आबादी की घोषणा कराना चाहते हैं, तो उसमें डिमार्केशन की प्रक्रिया होगी और उसके बाद आबादी का डिक्लेरेशन होगा। तो इसको हमको रूल्स के साथ भी देखना होगा कि डिक्लेरेशन की प्रक्रिया कैसे होगी, उद्घोषणा की प्रक्रिया। अगर आप रूल्स देखेंगे तो रूल्स में वो फॉर्मेट दिया है, वो प्रोस्पेक्ट दिया है कि कैसे इसकी उद्घोषणा के लिए आप प्रार्थना पत्र देंगे। तो वो फॉर्म है जो आरसी फॉर्म 25 कहलाता है। तो आरसी फॉर्म 25 को आप देखेंगे तो एक तरह का डिक्लेरेशन है जिसमें आपको अपना नाम, पता, खाता, खतौनी आपको साथ में इस प्रार्थना पत्र के साथ लगानी होगी और ऐसे ही अन्य विवरण देंगे। एक सिंपल सा फॉर्म है जिसको भर के आपको एसडीओ को सबमिट करना होता है किसी खास लैंड के डिक्लेरेशन के बारे में। ये फॉर्म सबमिशन के बाद वो अपनी इंक्वायरी कराएगा। इंक्वायरी के बाद इस तरह की उद्घोषणा वो कर सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि सेक्शन 81 में कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिक्लेरेशन दिया है। तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिक्लेरेशन क्या है, ये भी महत्वपूर्ण है। धारा 143 ओल्ड एक्ट या सेक्शन 80 में कॉन्सिक्वेंस बहुत महत्वपूर्ण होता है। डिक्लेरेशन के बाद, धारा 80 में जो डिक्लेरेशन होता है उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या परिणाम होंगे ऐसी उद्घोषणा होने के बाद, तो इसके बारे में धारा 81 में दिया गया है। तो पहला सबसे बड़ा परिणाम यह है कि इस अधिनियम में जो रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं ट्रांसफर को लेके, वो रिस्ट्रिक्शन इस उद्घोषणा के बाद नहीं लागू होते हैं।
एज फॉर एग्जाम्पल जैसे शेड्यूल कास्ट को किसी लैंड को ट्रांसफर करने में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स को, तो वो सारे रिस्ट्रिक्शन अगर वो आबादी के रूप में उद्घोषित हो गया है तो लागू नहीं होंगे। और व्यावहारिक रूप से भी आप देखिए तो सबसे ज़्यादा लैंड यूज चेंज का उपयोग इसी प्रोविजंस के कारण होता है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि एससी और एसटी के ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो वो रिस्ट्रिक्शन जब समाप्त हो जाती है तब आप उसको किसी भी तरह से बेच सकते हैं और इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस आप पे लागू नहीं होते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण कॉन्सिक्वेंस या परिणाम यह है कि आपको लैंड रेवेन्यू नहीं देना होगा। ये साधारण सी बात है कि जब ये आबादी डिक्लेयर हो जाता है तो इस एक्ट की परव्यू से एक तरह से बाहर हो जाता है, तो लैंड रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू यूपी रेवेन्यू कोड आपको अब नहीं देना होगा 143 या धारा 80 के उद्घोषणा के बाद। एक और महत्वपूर्ण इसका जो कॉन्सिक्वेंस या परिणाम है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो ये कहता है कि जो डेवोल्यूशन, जो न्यागमन होता है यानी इनहेरिटेंस के लॉ बदल जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो भी उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चरल लैंड है उनका इनहेरिटेंस जो यूपी रेवेन्यू कोड है उसी के अकॉर्डिंगली लागू होता है। ये एक स्पेशल प्रोविजन है। और अगर कोई शहरी जमीन है तो उसमें आप पर्सनल लॉ से गवर्न होते हैं, हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ। लेकिन जो खेती योग्य जमीन है वहां पे आपका इनहेरिटेंस भी यूपी रेवेन्यू कोड या यूपीजेडए से लागू होता है। तो 143 या धारा 80 की उद्घोषणा के बाद ये नियम बदल जाता है और ऐसे लैंड का डिवोल्यूशन पर्सनल लॉ से, हिंदू या मुस्लिम लॉ से गवर्न होगा। तो ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन जो हैं वो होते हैं धारा 80 में उद्घोषणा के कारण। उसके बाद धारा 82 ये बताती है कि अगर इस तरह का डिक्लेरेशन कैंसिल हो जाए तब क्या होगा। यानी कि एक बार अगर लैंड यूज चेंज हो गया, आबादी डिक्लेयर हो गई, एग्रीकल्चरल लैंड से वो आबादी के रूप में दर्ज हो गया, तो क्या फिर से ये रिवर्स हो सकता है। तो धारा 82 इसका आंसर देती है कि हाँ, वो फिर से परिवर्तित हो सकता है। फिर से अगर उसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है तो एसडीओ एम्पावर्ड है कि पुनः उसको एग्रीकल्चरल लैंड के रूप में उसकी ऐसी घोषणा कर सकता है। और ऐसी घोषणा के बाद आप जो कॉन्सिक्वेंसेस सेक्शन 81 में देखे हैं वो फिर से रिवर्स हो जाएंगी, यानी फिर से उनका डेवोल्यूशन फिर से यूपी रेवेन्यू कोड से गवर्न होगा, सारे रिस्ट्रिक्शंस फिर से इम्पोज हो जाएंगे और आपको लैंड रेवेन्यू भी देना होगा। तो धारा 82 जो है कैंसिलेशन ऑफ डिक्लेरेशन के बारे में बताती है। उसके बाद जो आखिरी सेक्शन इससे रिलेटेड है वो है सेक्शन 83। वो ये कहता है कि इस तरह का कोई भी डिक्लेरेशन होता है या ऐसे डिक्लेरेशन का कैंसिलेशन होता है तो वो खतौनी में दर्ज किया जाएगा, यानी इसकी अंकना खतौनी में की जाएगी। और ऐसे डिक्लेरेशन के बाद भी अगर कोई ट्रांसफर या सक्सेशन से कोई परिवर्तन होता है, कोई नया लीगल एयर आता है या वो भूमि कहीं बेच दी जाती है तो उसका म्यूटेशन भी होगा। पहले इस इशू के लेकर यूपी रेवेन्यू कोड के लागू होने के पहले ये एक प्रश्न उठता था कि ऐसे मामले में जहां 143 का डिक्लेरेशन हो गया, म्यूटेशन होगा कि नहीं, नामांतरण की प्रक्रिया होगी कि नहीं होगी। तो इसमें एक लेके बहुत इसमें कंफ्यूजन था, जिसको क्लियर कर दिया गया है सेक्शन 83 में कि न केवल ऐसा डिक्लेरेशन या कैंसिलेशन दर्ज होगा खतौनी में, बल्कि उसके बाद अगर कोई म्यूटेशन होता है, किसी तरह का कोई चेंज होता है नाम में खातेदारों के सक्सेशन के कारण या ट्रांसफर के कारण, तो उनको भी दर्ज किया जाएगा। तो आज हमने देखा हाउ टू चेंज लैंड यूज, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है रेवेन्यू लॉ में, और ये गवर्नमेंट के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारी जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है, आप सरकार को भी जहां इंडस्ट्री लगानी है या कुछ इस तरह के डेवलपमेंट के काम करने हैं, आधुनिकीकरण के काम करने हैं, और एग्रीकल्चरल लैंड को वो नहीं एक्वायर कर सकती है, तो 143 का अगर डिक्लेरेशन है वो आबादी के रूप में दर्ज है, तो ऐसी जमीनों का उपयोग सरकार भी इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह के लिए आसानी से कर सकती है। और तमाम जो डेवलपमेंट के कार्य प्राइवेट कॉलोनाइजर्स इत्यादि भी कर रहे हैं, उसमें 143 का होना आवश्यक है।
तो आज की चर्चा यहीं पे समाप्त हुई, जो 143 को लेकर थी और धारा 80 यूपी रेवेन्यू कोड को लेकर थी, जो यूपी रेवेन्यू कोड में लैंड लॉ के में और बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और व्यवहारिक रूप में भी। तो आज की चर्चा यहीं तक। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार मित्रों, आप सबका एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव के साथ आज की चर्चा में स्वागत है। हमने अभी समझा पिछली चर्चा में कि टेन्योर्स होल्डर्स को किस तरह के अधिकार प्राप्त हैं, चाहे वो भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट है, भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट है और आसामी है। हमने सबसे पहले देखा कि भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट्स को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। उसमें एक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है जिसको राइट टू गेट डिक्लेरेशन कहते हैं। इसको हम हाउ टू चेंज लैंड यूज या घोषणा के अधिकार के तरह से भी देख सकते हैं। सामान्यतः आपने ये सुना होगा ये भाषा की लैंड यूज चेंज की बात या 143 के डिक्लेरेशन की बात। तो 143 जो है यूपी जेडेएलआर एक्ट की वह धारा थी जिसमें यह प्रावधान दिया गया था, जो कि अब यूपी रेवेन्यू कोड 2006 की धारा 80 में दिया गया है। तो अब की दृष्टि से धारा 80 या सेक्शन 80 इंपॉर्टेंट हो गया है, जो 143 जैसा ही प्रावधान करता है। तो चलिए जानते हैं कि यह धारा क्या प्रावधान करती है। लैंड यूज चेंज से क्या मतलब है। एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यूपी जेडे में सामान्यतः जो भूमिधर है वो अपनी भूमि का उपयोग एग्रीकल्चरल या उससे कनेक्टेड पिसीकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग इत्यादि के लिए करता है। तो उसका बेसिक यूज जो है खेती या खेती से रिलेटेड अन्य कार्यों के लिए है। इसी तरह के लैंड का उपयोग अगर वह रेजिडेंशियल या कमर्शियल पर्पस के लिए करने लगता है तब ये कहा जाता है कि उस लैंड का नेचर चेंज हो गया है, अब उसकी प्रकृति बदल गई है, वो उसका नेचर आबादी हो गया है। तो उसी को हम आबादी का डिक्लेरेशन कहते हैं। यह प्रक्रिया जो एक तरह से रेवेन्यू अथॉरिटीज पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि अगर किसी एक टुकड़े को, जैसे एक भूमिधर किसान है, अपने कुछ पार्ट में वो खेती करता है और उसका कुछ एरिया जो है वो रेजिडेंशियल यूज करने लगता है और उसके आसपास के अन्य इलाके भी रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होने लगते हैं। तो रेवेन्यू अथॉरिटीज की एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको वो आबादी डिक्लेयर कर दें। उसके अलावा कोई भूमिधर भी इस तरह का एप्लीकेशन दे के उस इलाके को जहां सुओ मोटो आबादी डिक्लेयर नहीं की गई है उसको आबादी डिक्लेयर करा सकता है। इस धारा में हम ये भी पढ़ेंगे कि इस तरह के डिक्लेरेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और अगर एक बार ये आबादी डिक्लेयर हो गया है तो क्या इसका रिवर्सल हो सकता है। तो इस तरह के सारे जो हमारे प्रश्न हैं उनका उत्तर धारा 80 यूपी रेवेन्यू कोड में मिलता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सेक्शन 80 ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड। इसका हेडिंग जो है वो ये कहता है यूज ऑफ होल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और रेजिडेंशियल पर्पसेस। तो आप अपने होल्डिंग का या भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट, उसी को ये अधिकार एक्सक्लूसिवली प्राप्त है। ये अधिकार भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट या आसामी को नहीं प्राप्त है। तो जब भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट अपने होल्डिंग का उपयोग इंडस्ट्रियल, कमर्शियल या रेजिडेंशियल पर्पस के लिए करने लगता है तो धारा 80 के मुताबिक एसडीओ सुओ मोटो या ऐसे किसी भूमिधर के प्रार्थना पत्र पे ये तय करेगा। इसके लिए वो एक इंक्वायरी भी करा सकता है। इंक्वायरी जो होगा वो ऐसे नेचर की होगी जो ऑन द स्पॉट इंक्वायरी होगी और रेवेन्यू इंस्पेक्टर या उसके समकक्ष कोई भी रेवेन्यू अथॉरिटीज ये इंक्वायरी करेगा कि ऑन द स्पॉट क्या पोजीशन है, उस लैंड का यूज किस लिए हो रहा है, क्या एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हो रहा है या उसका यूज चेंज हो गया है, कमर्शियल या रेजिडेंशियल पर्पस के लिए हो रहा है। तो ऐसा अगर यूज चेंज हो गया है तो वो इस आशय की रिपोर्ट एसडीओ को प्रेषित करेगा और इस रिपोर्ट के आधार पे एसडीओ इस तरह का उद्घोषणा कर सकता है कि इस अमुक लैंड की, इस पर्टिकुलर लैंड का यूज चेंज हो गया है, अब उसको आबादी की तरह से माना जा सकता है। तो ये दोनों तरह से अधिकार यूज किए जा सकते हैं। एसडीओ सुओ मोटो भी इसको यूज कर सकता है
या भूमिधर के प्रार्थना पत्र पे इसको यूज कर सकता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें ऐड किया गया जो 143 में नहीं था, इसमें इसको एक टाइम बाउंड कर दिया गया कि ऐसे प्रार्थना पत्र के रिसीव होने के 45 दिनों के अंदर एसडीओ को ऐसे प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना पड़ेगा। ऐसे प्रार्थना पत्र को वो रिजेक्ट भी कर सकता है या अलाउ कर सकता है। अगर रिपोर्ट के आधार पर सारी स्थितियां अनुकूल हुई तो ऐसे प्रार्थना पत्र को वो अलाउ कर सकता है। तो धारा 80 का क्लॉज 1 इस तरह का एक प्रावधान करता है कि इसमें किस तरह से आबादी की घोषणा की जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे कि किन किन परिस्थितियों में एसडीओ इस घोषणा को नहीं करेगा। जैसे कि धारा 80 में ही ये प्रावधान किया गया है कि मात्र अगर कहीं कोई बाउंड्री हुई है तो इस आधार पे ही उसको रेजिडेंशियल नहीं घोषित कर दिया जाएगा। इसका इंटेंशन ये है कि रियल लैंड यूज में परिवर्तन होना चाहिए। ये इंक्वायरी में क्लियर हो जाना चाहिए कि अब इस पर्टिकुलर लैंड पे खेती या उससे कनेक्टेड कोई कार्य नहीं हो रहे हैं। रेजिडेंशियल होने का मतलब है लोग वहां रहते हैं, एक आबादी हो गई है, तभी उस तरह की उद्घोषणा उसमें की जाएगी। तो केवल बाउंड्री वाल जहां पे है वहां ऐसी उद्घोषणा नहीं की जाएगी। उसी तरह से अगर किसी एक पार्टिकुलर लैंड का कोई एक को भूमिधर ही इस तरह का आवेदन देता है और अन्य को भूमिधर जो हैं वो इस तरह का आवेदन नहीं देते हैं, तो ऐसे आवेदनों को भी एसडीओ स्वीकार नहीं करेगा और आबादी की घोषणा से वो इनकार कर सकता है या ऐसे प्रार्थना पत्र को रिजेक्ट कर सकता है। उसके बाद एसडीओ ये भी देखेगा कि ये जो लैंड यूज चेंज हुआ है उसके कारण किसी तरह की पब्लिक सेफ्टी या पब्लिक हेल्थ तो नहीं प्रभावित हो रहा है। तो इस आधार पे भी, पब्लिक सेफ्टी के आधार पे भी वो इस तरह के परमिशन को देने से रिफ्रेन कर सकता है अपने आप को सॉरी, या रिजेक्ट कर सकता है। उसके बाद इसमें एक ये भी प्रावधान है कि इसके लिए एक प्रिस्क्राइब फी होगी जो कि देनी पड़ेगी भूमिधर को अगर वो इस तरह का आवेदन देता है। और इसका प्रावधान जो है नियमावली में किया गया है कि वो सर्किल रेट का 1% हो सकता है सॉरी। उसके बाद हम देखेंगे कि जो इसके रूल्स बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016, इसके रूल 85 से 88 ये प्रावधान करते हैं कि किस तरीके से इसमें डिक्लेरेशन की प्रक्रिया को पूरी की जाएगी। इस डिक्लेरेशन की प्रक्रिया में इसी रूल्स में प्रावधान है कि इसके लिए एसडीओ इंक्वायरी करवा सकता है रेवेन्यू इंस्पेक्टर के समकक्ष किसी अधिकारी से, और वो ऑन द स्पॉट इंक्वायरी करके इसके बारे में अपनी रिपोर्ट देगा कि मौके पे क्या स्थिति है। उसके बाद धारा 80 में एक ये भी प्रावधान है कि जहां पे किसी एक पार्टिकुलर एरिया का डिक्लेरेशन कराना हो और उस एरिया से अलग करके, तो डिमार्केट करके भी एक किसी खास एरिया के, मान लीजिए एक कोई बड़ा एरिया है उसका कोई एक खास एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया को आप अलग करके भी आबादी की घोषणा कराना चाहते हैं, तो उसमें डिमार्केशन की प्रक्रिया होगी और उसके बाद आबादी का डिक्लेरेशन होगा। तो इसको हमको रूल्स के साथ भी देखना होगा कि डिक्लेरेशन की प्रक्रिया कैसे होगी, उद्घोषणा की प्रक्रिया। अगर आप रूल्स देखेंगे तो रूल्स में वो फॉर्मेट दिया है, वो प्रोस्पेक्ट दिया है कि कैसे इसकी उद्घोषणा के लिए आप प्रार्थना पत्र देंगे। तो वो फॉर्म है जो आरसी फॉर्म 25 कहलाता है। तो आरसी फॉर्म 25 को आप देखेंगे तो एक तरह का डिक्लेरेशन है जिसमें आपको अपना नाम, पता, खाता, खतौनी आपको साथ में इस प्रार्थना पत्र के साथ लगानी होगी और ऐसे ही अन्य विवरण देंगे। एक सिंपल सा फॉर्म है जिसको भर के आपको एसडीओ को सबमिट करना होता है किसी खास लैंड के डिक्लेरेशन के बारे में। ये फॉर्म सबमिशन के बाद वो अपनी इंक्वायरी कराएगा। इंक्वायरी के बाद इस तरह की उद्घोषणा वो कर सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि सेक्शन 81 में कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिक्लेरेशन दिया है। तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिक्लेरेशन क्या है, ये भी महत्वपूर्ण है। धारा 143 ओल्ड एक्ट या सेक्शन 80 में कॉन्सिक्वेंस बहुत महत्वपूर्ण होता है। डिक्लेरेशन के बाद, धारा 80 में जो डिक्लेरेशन होता है उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या परिणाम होंगे
ऐसी उद्घोषणा होने के बाद। तो इसके बारे में धारा 81 में दिया गया है। तो पहला सबसे बड़ा परिणाम यह है कि इस अधिनियम में जो रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं ट्रांसफर को लेके, वो रिस्ट्रिक्शन इस उद्घोषणा के बाद नहीं लागू होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे शेड्यूल कास्ट को किसी लैंड को ट्रांसफर करने में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स को, तो वो सारे रिस्ट्रिक्शन अगर वो आबादी के रूप में उद्घोषित हो गया है तो लागू नहीं होंगे। और व्यावहारिक रूप से भी आप देखिए तो सबसे ज़्यादा लैंड यूज चेंज का उपयोग इसी प्रोविजंस के कारण होता है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि एससी और एसटी के ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो वो रिस्ट्रिक्शन जब समाप्त हो जाती है तब आप उसको किसी भी तरह से बेच सकते हैं और इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस आप पे लागू नहीं होते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण कॉन्सिक्वेंस या परिणाम यह है कि आपको लैंड रेवेन्यू नहीं देना होगा। ये साधारण सी बात है कि जब ये आबादी डिक्लेयर हो जाता है तो इस एक्ट की परव्यू से एक तरह से बाहर हो जाता है। तो लैंड रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू यूपी रेवेन्यू कोड आपको अब नहीं देना होगा 143 या धारा 80 के उद्घोषणा के बाद। एक और महत्वपूर्ण इसका जो कॉन्सिक्वेंस या परिणाम है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो ये कहता है कि जो डेवोल्यूशन, जो न्यागमन होता है यानी इनहेरिटेंस के लॉ बदल जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो भी उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चरल लैंड है उनका इनहेरिटेंस जो यूपी रेवेन्यू कोड है उसी के अकॉर्डिंगली लागू होता है। ये एक स्पेशल प्रोविजन है। और अगर कोई शहरी जमीन है तो उसमें आप पर्सनल लॉ से गवर्न होते हैं, हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ। लेकिन जो खेती योग्य जमीन है वहां पे आपका इनहेरिटेंस भी यूपी रेवेन्यू कोड या यूपी जेडे से लागू होता है। तो 143 या धारा 80 की उद्घोषणा के बाद ये नियम बदल जाता है और ऐसे लैंड का डिवोल्यूशन पर्सनल लॉ से, हिंदू या मुस्लिम लॉ से गवर्न होगा। तो ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन जो हैं वो होते हैं धारा 80 में उद्घोषणा के कारण। उसके बाद धारा 82 ये बताती है कि अगर इस तरह का डिक्लेरेशन कैंसिल हो जाए तब क्या होगा। यानी कि एक बार अगर लैंड यूज चेंज हो गया, आबादी डिक्लेयर हो गई, एग्रीकल्चरल लैंड से वो आबादी के रूप में दर्ज हो गया, तो क्या फिर से ये रिवर्स हो सकता है। तो धारा 82 इसका आंसर देती है कि हाँ, वो फिर से परिवर्तित हो सकता है। फिर से अगर उसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है तो एसडीओ एम्पावर्ड है कि पुनः उसको एग्रीकल्चरल लैंड के रूप में उसकी ऐसी घोषणा कर सकता है। और ऐसी घोषणा के बाद आप जो कॉन्सिक्वेंसेस सेक्शन 81 में देखे हैं वो फिर से रिवर्स हो जाएंगी। यानी फिर से उनका डेवोल्यूशन फिर से यूपी रेवेन्यू कोड से गवर्न होगा, सारे रिस्ट्रिक्शंस फिर से इम्पोज हो जाएंगे और आपको लैंड रेवेन्यू भी देना होगा। तो धारा 82 जो है कैंसिलेशन ऑफ डिक्लेरेशन के बारे में बताती है। उसके बाद जो आखिरी सेक्शन इससे रिलेटेड है वो है सेक्शन 83। वो ये कहता है कि इस तरह का कोई भी डिक्लेरेशन होता है या ऐसे डिक्लेरेशन का कैंसिलेशन होता है तो वो खतौनी में दर्ज किया जाएगा। यानी इसकी अंकना खतौनी में की जाएगी और ऐसे डिक्लेरेशन के बाद भी अगर कोई ट्रांसफर या सक्सेशन से कोई परिवर्तन होता है, कोई नया लीगल एयर आता है या वो भूमि कहीं बेच दी जाती है तो उसका म्यूटेशन भी होगा। पहले इस इशू के लेकर यूपी रेवेन्यू कोड के लागू होने के पहले ये एक प्रश्न उठता था कि ऐसे मामले में जहां 143 का डिक्लेरेशन हो गया, म्यूटेशन होगा कि नहीं, नामांतरण की प्रक्रिया होगी कि नहीं होगी। तो इसमें एक लेके बहुत इसमें कंफ्यूजन था, जिसको क्लियर कर दिया गया है सेक्शन 83 में कि न केवल ऐसा डिक्लेरेशन या कैंसिलेशन दर्ज होगा खतौनी में, बल्कि उसके बाद अगर कोई म्यूटेशन होता है, किसी तरह का कोई चेंज होता है नाम में खातेदारों के सक्सेशन के कारण या ट्रांसफर के कारण, तो उनको भी दर्ज किया जाएगा। तो आज हमने देखा हाउ टू चेंज लैंड यूज, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है रेवेन्यू लॉ में, और ये गवर्नमेंट के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारी जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है, आप सरकार को भी जहां इंडस्ट्री लगानी है या कुछ इस तरह के डेवलपमेंट के काम करने हैं, आधुनिकीकरण के काम करने हैं, और एग्रीकल्चरल लैंड को वो नहीं एक्वायर कर सकती है,
तो 143 का अगर डिक्लेरेशन है वो आबादी के रूप में दर्ज है, तो ऐसी जमीनों का उपयोग सरकार भी इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह के लिए आसानी से कर सकती है, और तमाम जो डेवलपमेंट के कार्य प्राइवेट कॉलोनाइजर्स इत्यादि भी कर रहे हैं उसमें 143 का होना आवश्यक है। तो आज की चर्चा यहीं पे समाप्त हुई, जो 143 को लेकर थी, और धारा 80 यूपी रेवेन्यू कोड को लेकर थी, जो यूपी रेवेन्यू कोड में लैंड लॉ के में और बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और व्यवहारिक रूप में भी। तो आज की चर्चा यहीं तक। धन्यवाद, नमस्कार।